नमस्कार, मनी गुरु के इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। पिछले 10 सालों में युवा पीढ़ी की म्यूचुअल फंड निवेश के प्रति रुचि काफी बढ़ी है। मतलब 2012-2013 से अब तक मिलेनियल निवेशकों की संख्या में 25% का इजाफा देखा गया। तो आज हम समझेंगे युवा निवेशकों को कहां निवेश करना पसंद है, कहां निवेश से बनेगा मुनाफा, और मिलेनियल्स की जो निवेश का जो ट्रेंड है उसको जरा थोड़ा सा और समझते हैं, और कहां पर निवेश करने से है फायदे, इस पर भी करने वाले हैं चर्चा। दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, फिरोज अजीज डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ और अनिल चोपड़ा ग्रुप डायरेक्टर फाइनेंशियल वेलबींग बजाज कैपिटल। फिरोज और अनिल जी दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के खास कार्यक्रम में। और जैसा कि ट्रेंड ही नहीं आंकड़ों से साफ पता चलता है कि युवा पीढ़ी है, मिलेनियल्स हैं, उनका काफी जो इंटरेस्ट है वो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के प्रति बढ़ रहा है। कुछ अगर थोड़ा सा हम इसके मतलब समझे फिरोज आपसे, तो क्या वजह हो सकती है कि पिछले 10 साल में अराउंड हमने 25% की एक बढ़ोतरी देखी है, स्पेशली यंग इन्वेस्टर्स की? आई थिंक काफी सारे कारण हैं स्वाति जी। आई थिंक यंग पीढ़ी जो है वो इक्विटी की अहमियत समझती है और उनके पास वक्त भी कम है, प्रोफेशनल्स ज्यादा हैं। प्रोफेशनल्स के पास वक्त कम होता है बट वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचने पे मजबूर होते हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस पे खर्चा करना ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है मिलेनियल्स के लिए और जेन जेड के लिए। क्योंकि पुरानी पीढ़ी टैंजिबल एसेट्स में विश्वास करती थी। अब ये जो नई पीढ़ी है वो एक्सपीरियंस, घूमना फिरना चाहती है, एडवेंचर करना चाहती है। तो ऐसे ऐसे में बहुत सारे पैसे फाइनेंशियल एसेट्स के लिए ज्यादा होते हैं। वक्त कम होता है। एजुकेशन 10 साल से इन्वेस्टर एजुकेशन पे तवज्जो दी गई है। 2013 में इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। 0.02% 2 पैसा हर 100 रुपए का खर्च हो सकता है इन्वेस्टर एजुकेशन पे। 8,600 प्रोग्राम हो चुके हैं। 5 लाख युवाओं को कवर किया गया है एमपी के और एएमसीज के माध्यम से। तो कई सारे कारण हैं। दैट्स व्हाई आई थिंक जो मिलेनियल्स हैं वो इक्विटी की तरफ झुकाव दे रहे हैं, और इक्विटी में भी म्यूचुअल फंड के माध्यम से, क्योंकि प्रोफेशनल एडवाइस की जो अहमियत है इनके मन में और इनके जहन में कुछ ज्यादा है। बिल्कुल। अनिल जी, आपके इर्द गिर्द जब आप यंग इन्वेस्टर्स को देखते हैं तो आपको क्या बदलाव नजर आ रहा है इन्वेस्टर्स के बिहेवियर में? क्योंकि लाइफ काफी फास्ट हो गई है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है। जितने में हम कोई चीज खरीदते थे, माने 100 रुपए में खरीदते थे, अब उस 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं रही। तो ना सिर्फ एक इन्वेस्टर का बदलता हुआ माइंडसेट, बल्कि उसकी इनोवेशन भी टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट कि कहां पर निवेश करना है जिससे कि इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न भी मिले। तो आपके नजर में वो पिछले कुछ सालों में कैसे बदली है, खासतौर पर हम एक मिलेनियल या एक युवा पीढ़ी निवेशक की बात करें? आप मेरे से पूछ रहे हैं स्वाति? जी अनिल जी, आपसे सवाल है। जी देखिए, क्या है कि टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हुआ है उससे इन्वेस्टमेंट की जो करने की प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो गई है। और जो मिलेनियल्स वाले जो हैं, जो अभी 20, 22, 25 साल के हैं, अभी अभी उन्होंने जॉब स्टार्ट करी और उनकी सेविंग स्टार्ट हो गई है, तो उनको ऐसी चीजें पसंद आती हैं जो टेक्नोलॉजी के जरिए वो खुद ही DIY, जिसको हम बोलते हैं डू इट योरसेल्फ, कि बिना किसी की ज्यादा हेल्प लिए हुए वो खुद ही थोड़ी सी रिसर्च करके, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पे जाके, और सिप के जरिए जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें हर महीने आप छोटी सी रकम से स्टार्ट कर सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000। और जो KYC की प्रक्रिया है वो भी बहुत ही आसान हो गई है। देखिए, अब हर एक इंसान के पास पैन कार्ड, आधार कार्ड वगैरह और एक बैंक अकाउंट वगैरह तो एक लाजमी बात हो गई है। वो सैलरी स्टार्ट होते ही कंपनी की तरफ से अकाउंट खुल जाता है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। तो उसके बाद फिर ये प्रक्रिया स्टार्ट होती है कि भी जो सेविंग हमने नौकरी स्टार्ट करी, जो तनख्वाह हमको मिल रही है, तो इतनी अवेयरनेस बढ़ गई है कि उसका 25-30% तो बचाना ही है। अगर आपका स्टार्टिंग पैकेज 7-8 लाख रुपए का है, 2-2.5 लाख बचाना है, यानी कि हर महीने आपके पास 15-20 हजार रुपए हैं जोड़ने के लिए। और इतनी ज्यादा एजुकेशन हो गई है आजकल, और इतनी ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है कि लोगों को पता है कि भाई PPF खोल के या म्यूचुअल फंड में सिप करके या फिर NPS खोल के अपने फ्यूचर को हम सिक्योर कर सकते हैं। और इतना इजी है कि आधे घंटे के अंदर ही आप जो है अपनी पूरी KYC की प्रक्रिया को कंप्लीट करके, अपने आधार कार्ड को अपलोड करके, पैन कार्ड को अपलोड करके और एक कैंसिल चेक डाल के, और अब ये भी हो गया कि भी जो फाइनेंशियल प्लानर्स हैं
उनकी संख्या बढ़ गई है तो लोग उनका बेनिफिट उठाते हैं, उनसे पता कर लेते हैं कि भाई किस टाइप के फंड्स हैं, कैसे शुरुआत करनी चाहिए, लार्ज कैप फंड्स हैं, मिड कैप फंड्स हैं, या इंडेक्स फंड्स हैं। लोगों का जो यंगस्टर्स हैं उनका स्मॉल कैप फंड की तरफ बहुत झुकाव है, उनको लगता है कि भाई वहां पे जो रिटर्न है मल्टीप्लाई हो सकती हैं। थोड़े से यंगस्टर्स का इवन क्रिप्टो करेंसी की तरफ भी काफी झुकाव देखा गया, क्योंकि वहां पे उनको लगा कि जल्दी से पैसे उनके मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो ये बढ़ती हुई इनकम के लेवल्स, उसके साथ ही जो बढ़ती हुई जो अवेयरनेस है, जो नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा लोगों को मिलती जा रही है, और उसके साथ ही टेक्नोलॉजी का जो बेनिफिट है कि इमीडिएटली जो है आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है और आप चंद मिनटों में ही अपना केवाईसी कंप्लीट करके इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और उसको रोज बढ़ता हुआ देख सकते हैं। तो मिलेनियल्स को ये बहुत अच्छा लगता है कि वो टाइम टू टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट को फलते फूलते देख सकते हैं। तो इन सब चीजों के चलते और देखा देखी जैसे पीयर प्रेशर होता है कि एक दूसरे से पता करके, तो काफी लोगों में इसका रुझान बढ़ा है। जैसे आपने बताया कि आंकड़े बता रहे हैं कि काफी बड़ी संख्या में नए निवेशक जो हैं वो म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं, और उसका बहुत बड़ा रोल रहा है सेबी का और एमफी का, जो उन्होंने सारे म्यूचुअल फंड्स को निर्देश दिया कि वो अपनी कुल जमा पूंजी जो एसेट्स मैनेज कर रहे हैं उसका एक स्मॉल परसेंटेज खर्च करें इन्वेस्टर एजुकेशन पे। तो जगह जगह जाके बहुत छोटे छोटे शहरों में भी बहुत प्रोग्राम्स हुए। आपने भी बहुत योगदान किया है, मैं बोलूंगा मीडिया ने भी अपने प्रोग्राम्स के जरिए इतनी ज्यादा जानकारी बढ़ाई है कि अब लोगों को लगता है कि भाई जो पूंजी जोड़ना है या जो पूंजी का निर्माण करना है, वेल्थ क्रिएशन करनी है, लॉन्ग टर्म जो गोल्स हैं उनको पूरा करने के रास्ते बहुत सारे हैं, विकल्प बहुत सारे हैं, और उनमें से कौन सा बढ़िया है उसको चुनने की प्रक्रिया भी इजी हो गई है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आसान हो गया है। इसी के चलते ही हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से बहुत सारे यंगस्टर्स में म्यूचुअल फंड सिप्स के जरिए निवेश करने का जो एक जो रुझान है वो काफी बड़ा है। इसके अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड में भी यंगस्टर्स ने अपने अकाउंट खुलवाए हैं, ये सोच कि भाई ये डेट है, इससे भी हमारा टैक्स सर इनफैक्ट बचेगा। हम यही इससे जानेंगे टैक्स अभी कि जो निवेशक हैं वो इनफैक्ट जो यंग निवेशक है वो निवेश कहाँ करना पसंद कर रहे हैं। ये तो आंकड़े काफी अच्छे बता रहे हैं कि यंग निवेशक हैं, मिलेनियल्स हैं, वो बढ़ चढ़कर अब सिर्फ खर्च करने की बजाय वो निवेश करना भी पसंद करते हैं। और जैसा अनिल जी और फिरोज दोनों ने बताया, इसमें एक बहुत बड़ा रोल बढ़ती अवेयरनेस का है। फाइनेंशियल अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ रही है। टेक्नोलॉजी का प्रयोग ये तमाम जो इंस्टीट्यूशंस है वो कर रहे हैं, जिससे कि जो टेक्नो सैवी मिलेनियल्स हैं उनको काफी ज्यादा आसानी हो रही है इन्वेस्ट करने में। बढ़ती आय और उनकी अपनी भी बढ़ती जो रुचि है वो एक बहुत बड़ा योगदान इसमें दे रही है। फिर उसमें वही मैं अनिल जी की बात को ही आगे बढ़ाना चाहती हूँ और आपसे जानना चाहती हूँ, एक मिलेनियल का जो पहला इन्वेस्टमेंट है, आपने जो स्टडी किया है उसके मुताबिक वो पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ हो रहा है? अगर हम म्यूचुअल फंड में ही देखें तो कौन सी स्कीम्स है जहां पर जो नए निवेशक है वो ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं? जैसा अनिल जी बता रहे थे कि शायद जो नए निवेशक होते हैं वो ऐसी स्कीम्स में ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जहां पर उनको जल्दी मुनाफा मिले, से शायद स्मॉल कैप्स में ज्यादा वो निवेश करना पसंद करते हैं। क्रिप्टो की उन्होंने बात कही, लेकिन क्रिप्टो एक ऐसा एक मैटर है जो कि हम उसको एक स्टेबल प्लेटफॉर्म नहीं मान सकते हैं। पर आपसे समझेंगे कहां पर निवेशक पहला अपना निवेश करना पसंद करते हैं अगर हम मिलेनियल्स की बात करें? स्वाति जी देखिए, एक कैटेगरी के पास आना उसके लिए बहुत लंबी स्टडी की जरूरत पड़ती है। ऐसे कंक्लूजन डिराइव मेरे हिसाब से नहीं कर सकते। अगर 10 साल पहले 16% फोलियोज जो थे वो 25 साल की उम्र के नीचे वाले थे, आज वो टोटल फोलियोज 25% हो चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 50% इजाफा है, 50 से थोड़ा ज्यादा। 16% वाज द टोटल कंट्रीब्यूशन, अब 25%, एक चौथाई इस कैटेगरी से आ रहा है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये तो क्लियर ट्रेंड है कि ये कैटेगरी डेफिनेटली इक्विटी एज एन एसेट क्लास को प्रेफर कर रही है। इसीलिए आप एसआईपीज इक्विटी की देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट 50% राइज देखने को मिला है सिर्फ 2 सालों में। कोविड के बाद एक साल ऑलमोस्ट 1 लाख करोड़ पे फ्लैट था टोटल अमाउंट कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ एसआईपीज। अब वो 1.5 लाख करोड़, 1,55,000 करोड़ तक पहुंच चुका है FY23 में। सो फर्स्ट पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, स्वाति जी, इज इक्विटी की तरफ झुकाव इज क्लियरली एपरेंट। सेकंड, आई थिंक वो टीना फैक्टर जो है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। यंगस्टर के लिए और कौन सा ऑल्टरनेटिव है? डेट की जो रिटर्न्स रही हैं लास्ट 3-4 साल में बढ़ती इंटरेस्ट रेट्स की वजह से 5-6% से ज्यादा नहीं आई हैं। रियल एस्टेट वो अफोर्ड नहीं कर सकते। गोल्ड की लॉन्ग टर्म रिटर्न्स 9% है, 8% है। तो 15, 12, 13, 14, 15% बनाने का और कोई जरिया
एक यंगस्टर के पास नहीं होता है। अगर कोई 45 साल की उम्र का है, उसकी पोर्टफोलियो 20-25 लाख हो चुकी है, वो 10 लाख की एक लैंड खरीदने का फिर भी सोच सकता है। सो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज TINA factor, there is no other alternative, has contributed to equity investing. Third, अगर हम एक 20 सैंपल पोर्टफोलियोज लें यंगस्टर्स के, तो मैंने बहुत डाइवर्स कैटेगरीज देखी हैं। काफी सारे लोग सिर्फ फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने की भी क्षमता रखते हैं। थोड़े लोग पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे टेक्नोलॉजी स्कीम्स में मैंने काफी ज्यादा झुकाव देखा है। आई टेकन अ सेट ऑफ 20 यंगस्टर्स पोर्टफोलियो। ये बहुत बड़ा सेट नहीं होता है, स्टेटिस्टिकली भी 30 का सैंपल सेट को लार्ज कहते हैं। सो उसकी स्टडी के बाद ही मैं कंक्लूड कर पाऊंगा कौन सी कैटेगरी में इस एज ग्रुप का ज्यादा झुकाव है। वुड बी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन। एब्सोल्युटली। हमें एक थोड़ा सा ब्रॉडर एक आइडिया चाहिए था आपसे, जो आपने दिया भी, कि कहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं, वो निवेश करना पसंद करते हैं। और अनिल जी, कौन से ऐसे गोल्स हैं, मतलब जो ट्रेडिशनल हमारे गोल्स रहे हैं शुरुआत से ही, हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के, उसमें मुख्य तौर पर रहता था कि सबसे पहले तो अपनी रिटायरमेंट को सुरक्षित कर लेना है, उसके बाद बच्चों की पढ़ाई है और बच्चों की शादी के लिए पैसा इकट्ठा करना है। पर जो मिलेनियल्स के जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, क्या उनमें आपको लगता है कुछ बदलाव आया है? आप जब यंग इन्वेस्टर से बात करते हैं तो उनके कुछ इंटरेस्टिंग गोल्स आपको लगते हैं जो वो सेट करें अपने लिए अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? हाँ, देखिए, बिल्कुल सही बोला आपने। मैं 2-3 दिन पहले ही स्टूडेंट के साथ था, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के। तो वहाँ पे बहुत सारे यंग, बिल्कुल अभी जो निकले भी नहीं कॉलेज से, जो जाएंगे अभी, उनसे ही मैं पूछ रहा था। बड़े इंटरेस्टिंग जवाब आते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, जो गोल्स चेंज, पुराने जो गोल्स हैं ट्रेडिशनल, सबको पता है कि चिल्ड्रन एजुकेशन, चिल्ड्रन मैरिज, बाइंग ए हाउस, रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह। लेकिन जो नए जो मिलेनियल्स हैं, उनके गोल्स हैं अच्छी सी कार खरीदना, फिर कार को और बड़ी वाली कार खरीदना। एक तो ये हो गया। दूसरा, फॉरेन ट्रैवल। फॉरेन ट्रैवल का लोगों को एक बहुत बड़ा क्रेज है कि हमने क्रूज पे जाना है, हमने बर्लिन जाना है, हमने सिडनी जाना है, तो हमने सिंगापुर की वो करनी है, ट्रिप लगाना है। तो इसके चलते भी लोग जो है पैसा जोड़ना चाहते हैं कि भाई हम 3-4 साल मेहनत करके कुछ 5-7 लाख रुपए जोड़ ले, अच्छा सा ट्रिप लगाएं, गाड़ी वगैरह होगी। फिर मोबाइल फोन का भी लोगों में बहुत है कि हम 5,000 की सिप करके 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद एक आईफोन महंगा वाला ले लेंगे। तो इस तरीके के छोटे छोटे कई जो है यंगस्टर्स में देखा गया है। लेकिन फिर भी बहुत बड़ी संख्या ऐसी है स्वाति, जो कि प्रॉपरली फाइनेंशियल प्लानिंग को फॉलो करके डेट इक्विटी के प्रॉपर एलोकेशन करते हैं, और वो रिटायरमेंट की भी थोड़ी सी शुरुआत कर देते हैं। जैसे एनपीएस है, तो इसका इतना ज्यादा पीएफआरडीए ने भी प्रचार किया कि एनपीएस की शुरुआत तो 18 साल से उन्होंने रख दी, जबकि नौकरी तकरीबन स्टार्ट होती है 21-22 साल में। तो इसी से पता चलता है कि लोग थोड़ा बहुत 5-10 हजार महीने का एनपीएस में भी स्टार्ट कर रहे हैं। पीपीएफ का जहां तक सवाल है, वो पेरेंट्स से खोल देते हैं। देखिए, जो पिछले दशक के जो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपने भी अकाउंट खोले, साथ ही इतना ज्यादा इसकी पब्लिसिटी हुई थी कि उन्होंने बच्चों को भी खोल के, जब वो 18 साल के हुए, उनको गिफ्ट दे दिया कि ये लो, ये आपका पीपीएफ अकाउंट है, आपके ऑलरेडी 8-10 लाख रुपए जमा हो रखे हैं, आप इसमें और आप बढ़ाते चलो। तो ऐसे करके हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड सिप्स, इसके अलावा पीपीएफ और एनपीएस वगैरह में भी जो यंगस्टर्स हैं वो थोड़ा थोड़ा पैसा डाल रहे हैं। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है कि जो गोल्स हैं, ट्रेडिशनल गोल्स के अलावा, कि भाई हमने घर बनाना है, अपना एक फ्लैट होना चाहिए, या फिर हमने अपनी शादी की तैयारी करनी है, या फिर अगर जिनके अभी मैरिज हो गई है तो बच्चों की एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, उसके अलावा जो नए गोल्स ऐड हुए हैं, वो 2 मेरे ध्यान में आते हैं। एक तो फॉरेन ट्रैवल, उसका बहुत क्रेज है, और दूसरा एक बढ़िया सी गाड़ी, या उससे भी बढ़िया, या होंडा सिटी, या उसके ऊपर एक सेडान, या फिर इलेक्ट्रिक कार। तो इस तरीके के गोल्स भी बहुत सारे यंगस्टर जो हैं हमसे शेयर करते हैं कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कितने साल कितना अमाउंट हर महीने सेव करना पड़ेगा कि हम अपनी पसंद के क्रूज कर सकें, या हम डेस्टिनेशंस पे जा सकें। युवा पीढ़ी के निवेश के नुस्खे हम समझ रहे हैं। आज अनिल चोपड़ा हमारे साथ है, फिरोज अजीज से हम बात कर रहे हैं। फिरोज, तो गोल्स तो बहुत सारे हैं, कुछ पुराने और कुछ नए गोल्स भी जुड़ गए हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी यंग इन्वेस्टर के। तो ऐसे में उनके लिए क्या स्मार्ट टिप्स हो सकते हैं इन्वेस्टमेंट के? तो मिलेनियल्स के लिए मनी मंत्र आप क्या बताएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से स्वाति जी, आपके प्रश्न में ही उत्तर है। अगर आप एक गोल रखते हैं, गोल को क्लियरली डिफाइन करते हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है उस गोल से। तो एक इमोशनल अटैचमेंट से उसका कोलैटरल बेनिफिट होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन विदाउट गोल आना मुश्किल होता है। सो पॉइंट 1, एक क्लियरली डिफाइन करें गोल को। उसके बाद उसकी महंगाई को जोड़ के उसका कितना वक्त आपके पास है
उसका एक मॉनेटरी वैल्यू एसरटेन करना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप है उस वैल्यू को अटेन करने के लिए एट अ गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 to 14% अगर आप इक्विटी के इन्वेस्टर हैं लॉन्ग टर्म में, तो उसके हिसाब से आपको मंथली एसआईपी कितनी करनी पड़ेगी, वो थर्ड नंबर आपको अराइव करना पड़ेगा। उसके बाद आपको देखनी पड़ेगी कि आपकी सैलरी कितनी है और आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है। डिस्पोजेबल इनकम इज दैट पोर्शन ऑफ दैट इनकम जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर उसमें शॉर्टफॉल है तो थोड़ा स्ट्रेच करें। डिस्क्रिशनरी एक्सपेंस जो फजूल खर्च जिसको हम हिंदी में कहते हैं उसको कम करें। दैट्स फोर्थ स्टेप। फिफ्थ, उसके बाद आपको कंटिंजेंसी प्लान करनी है। एक गोल पे चलने के बाद काफी सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, इंसान के कंट्रोल में नहीं होती, वो कंटिंजेंसी प्लान करें। नौकरियां जा सकती हैं काफी बार, कुछ हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो कंटिंजेंसी प्लान करें, रिस्क एवर्जन के लिए इंश्योरेंस का प्रयोग करें, फिर डिसिप्लिन से उस पर चलते रहें और मॉनिटर करें। और स्वाति जी का शो देख के अपने इन्वेस्टमेंट्स को रिकैलिब्रेट करना इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप गोइंग फॉरवर्ड एज वेल। बिल्कुल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है अनिल जी, इस पर भी चर्चा करना बेहद ज्यादा जरूरी है, वो है क्रेडिट कार्ड पर खरीदारी। क्योंकि जो लेटेस्ट आंकड़े भी हैं, जो अभी पिछले महीने के ही आंकड़े हैं, क्रेडिट कार्ड से रिकॉर्ड खरीदारी हुई है। तो डेफिनेटली इसमें योगदान मिलेनियल्स का भी होगा बढ़ चढ़कर। तो जो ये कर्ज पर उधारी होती है, जो जिसको हम क्रेडिट कार्ड से खरीदारी कह रहे हैं, ये भी एक बढ़ता ट्रेंड है आजकल के मिलेनियल्स का। और क्या सावधानी यहाँ पर बरतनी चाहिए जो एक यंग इन्वेस्टर इस वक्त हमें देख रहे हैं डेट फ्री लाइफ जीने के लिए? देखिए, इसमें कुछ मूल मंत्र हैं जो हम हमेशा से ही बताते आए हैं और यंगस्टर्स को भी ज्यादा बताते हैं कि पहली बात तो यह है कि आपकी तनख्वाह नहीं है जो आपको अमीर बनाती है, आपके खर्चा करने का तरीका है जो आपको अमीर बनाता है। अगर आप जो भी कमाते हैं उससे कम खर्च करते हैं तो फिर ये एक श्योर शॉट मंत्र है कि हम अमीर बनेंगे। लेकिन हमने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे हैं कि अपनी चादर से बाहर पैर पसारते हैं और क्रेडिट कार्ड लेके मॉल्स में जाके थोड़ा सा वो उनकी इम्पल्सिव बाइंग हो जाती है, कुछ चीज अच्छी पसंद आती है वो ले लेते हैं कि ये सोच के कि भी अभी पेमेंट नहीं करनी है। तो कुछ ऐसे हमने देखे हैं ट्रेंड्स। लेकिन मोस्टली जो है जो यंगस्टर्स हैं वो भी अब काफी समझदार हो गए हैं और वो समझते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड का जो इस्तेमाल है वो इमरजेंसी में ही करना है। देखिए, जब से नोटबंदी हुई है तो लोगों के पर्स में अब नोट्स तो कम रहते हैं, तो अब जो है करेंसी कम रहती है, अब क्रेडिट कार्ड ज्यादा रहते हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल हो रहा है तो गलत ही हो रहा है। क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर आप इसलिए कर रहे हैं कि जो जरूरत की चीजें हैं, जो आपको रोजमर्रा की लाइफ में आपको ग्रोसरी की बाइंग करनी है, आप उसके लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं और उसकी जो भुगतान कर रहे हैं आप, जब बिल आ रहा है उसका, अगर वो ड्यू डेट से पहले ही 100% पेमेंट कर रहे हैं तो फिर वो क्रेडिट कार्ड का एक अच्छा इस्तेमाल है। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड से इंपल्सिव बाइंग कर रहे हैं, ऐसी चीजें ले रहे हैं जो आपको भी चाहिए ही नहीं या जो प्रोबेबली लाइफस्टाइल को एनहांस करने के लिए हैं, और फिर आप पूरी पेमेंट नहीं कर रहे हैं, मतलब कि आप उसको इंस्टॉलमेंट में बांट रहे हैं और फिर आप जो ब्याज दे रहे हैं वो इतना ज्यादा होता है कि जिसको हम पठानी ब्याज बोलते हैं कि वो 36% के करीब, फिर वो क्रेडिट कार्ड का दुरुपयोग हो जाता है। तो क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल अगर अच्छे से करें तो वो एक आपके लिए एक अच्छा वेपन है, लेकिन अगर आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो उसी वेपन से आपको खुद नुकसान भी हो सकता है। रही बात मूल मंत्रों की स्वाति, तो मैं यहाँ पे रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को बताने के लिए कि हमारे क्या मूल मंत्र हैं। एक तो यह कि देखिए, बचत जो करनी है पहली तनख्वाह से ही, वो कम से कम 30%, 30% हमको अपनी तनख्वाह में से जरूर बचाने की कोशिश करनी चाहिए। जो मुझे तनख्वाह हो, चाहे तनख्वाह आपके 50,000 रुपए महीने की है, 1 लाख है, 2 लाख है या 5 लाख है, 30% बचाइए। और उसको फिर हमने जो बांटना है 4 जगह, देखिए सब फाइनेंशियल प्लानर ने बताया हमको कि हम उसको डेट, इक्विटी, गोल्ड और प्रॉपर्टी में बांट सकते हैं। यंगस्टर्स को प्रॉपर्टी से दूर रहना चाहिए। डेट, इक्विटी, गोल्ड में वो अपनी उम्र जो है 100 में से घटा के, एक ये मंत्री बड़ा अच्छा है कि अगर आपकी उम्र 25 साल की है तो 75% अपनी सेविंग्स का आप डाल सकते हैं इक्विटी में थ्रू सिप के जरिए। अगर आप 30 साल के हो गए तो 70%। तो ये एक दूसरा मंत्र हो गया। फिर आ जाता है कि 5 ऐसी स्कीमें हम बताते हैं स्वाति हर एक यंगस्टर को कि जो उनके लिए अनिवार्य है, जिससे उनका जो उनकी जो आर्थिक ऊर्जा है वो बहुत बढ़ जाएगी, उनकी जो फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी है वो हो जाएगी, उनको आर्थिक मोक्षा मिल जाएगा। और वो 5 हैं: म्यूचुअल फंड सिप्स, पीपीएफ, एनपीएस, एक बढ़िया सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी और एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये 5 चीजें अगर हैं और आपने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी जरूरत के लिए और डेट से बच रहे हैं, उधार ले रहे हैं सिर्फ घर बनाने के लिए। देखिए, हम लोन की जहां तक बात करते हैं तो सिर्फ होम लोन जो है वो एक अच्छा लोन है, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी आपकी एसेट बन रही है। उसको छोड़ के अगर आप फॉरेन ट्रैवल के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं या
दूसरी जो व्हाइट गुड्स हैं उनके लिए कर रहे हैं आप, तो वो एक अच्छा इस्तेमाल नहीं है। हम बोलते हैं कि जो डेट ट्रैप है वो डेथ ट्रैप हो जाता है। तो हमने कई ऐसे लोग देखे हैं कि अपना रिकॉर्ड खराब कर बैठते हैं, टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते हैं और उसके बाद उनको फिर लोन मिलने में भी दिक्कत होती है, मिलता भी है तो ब्याज ज्यादा पड़ता है। तो ये कुछ मंत्र हमने बताए जिनको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप अपनी जो जो आर्थिक सुविधाएं हैं उनको आप उठा सकते हैं और एक अच्छी सी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सर। और जब यंग इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट की बात आ रही है, दैट मीन्स एक जो 20s या फिर अर्ली 30s में जो इन्वेस्टर हैं उनके वैसे निवेशकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फिरोज, तो जल्दी निवेश करने के फायदे तो हमने हमेशा से गिनाए हैं, फिर भी मैं अगर आपसे समझूं, आजकल तो हर कोई कहता है मुझे करोड़पति बनना है, इसलिए हम चलिए करोड़ ही ले लेते हैं। किसी को 1 करोड़ कमाने हैं अगर तो एक नया इन्वेस्टर उसके मुकाबले किसी ऐसे निवेशक ने जिसने उससे कुछ 10 साल बाद निवेश की शुरुआत की है, या कोई ऐसा निवेशक जिसने थोड़ा मिड एज में शुरुआत की है, इन तमाम ऐसे टाइप के इन्वेस्टर्स को 1 करोड़ कमाने में कितना वक्त लग जाएगा? देखिए, अगर हम 25 इयर्स की बात करें, कोई 25 साल की उम्र का है, तो जाहिर सी बात है उनका करंट पोर्टफोलियो की कॉर्पस इतनी बड़ी नहीं होगी, तो जीरो मान लें उसको। अगर 10,000 रुपए की एसआईपी कोई कर सकता है तो 18 साल में 14% की रिटर्न पे वो 1 करोड़ की टोटल मैच्योरिटी कॉर्पस पे पहुंच सकते हैं 18 साल बाद। सो एट द एज ऑफ 43 ही और शी कैन हैव 1 करोड़ रुपीस। अब 14% की जो रिटर्न है वो सिर्फ इक्विटी से आ सकती है। 11% निफ्टी की मीडियन रिटर्न है। 2 से 3% अल्फा आ सकता है अगर आप बारीकी से 380 स्कीम में से 10, 12, 13 स्कीम्स ऐसी चुने जिसमें अल्फा आने की संभावना हो। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, अगर 35 की उम्र में करते हैं तो जाहिर सी बात है थोड़ा पैसा ऑटोमेटिकली इकट्ठा कर लिया होगा ईपीएफओ में या कहीं भी। तो 5 लाख का अगर पोर्टफोलियो इक्विटी में डाल दें आप और 10,000 रुपए की एसआईपी करें तो आपको 15 साल लगेंगे वो सेम 14% रेट पे 1 करोड़ के कॉर्पस पे पहुंचने के लिए। 45 इयर्स की उम्र के अगर हो चुके हैं और आपने 25 लाख का एक पोर्टफोलियो इकट्ठा ऑलरेडी कर लिया है तो 10,000 रुपीस की एसआईपी के साथ आपको 10 साल लगेंगे। 55 साल की उम्र में आप 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। अब 55 साल की, अगर मैं 60 साल की पर्सन की बात करूं जो ऑलमोस्ट रिटायर हो चुके हैं, 35 लाख का कॉर्पस हो, 10,000 की अगर वो एसआईपी ना कर भी पाए, सॉरी ऑफ कोर्स रिटायरमेंट के बाद वो एसआईपी नहीं कर पाएंगे, तो 11 साल में ये 35 लाख रुपए अगर 14% या 10 से 12% पे भी ग्रो हो तो 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। सो आई थिंक एट द एज ऑफ 60 आप फुल इक्विटी नहीं रख सकते। अगर आप 30-40% इक्विटी रखेंगे और 60% इक्विटी रखेंगे और 40% डेट रखेंगे तो 10% की रिटर्न आप पा सकते हैं। पहले 10 साल आपको उस कॉर्पस से एक्यूमुलेटेड पैसा जो है उसको कंज्यूम नहीं करना है। सो दीज आर द डिफरेंट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, स्वाति। बिल्कुल, तो हमने अलग अलग तरीकों से समझा कि आपको एक अच्छा पोर्टफोलियो एज अ यंग इन्वेस्टर कैसे क्रिएट करना है। आपने सही उम्र में शुरुआत तो की, लेकिन उसका फायदा उठाने के लिए आपको कहां पर निवेश करने की जरूरत है, किन गलतियों से बचना है और क्या सही तरीके अपनाने हैं, और इस पर हमें चर्चा के लिए हमने आज बुलाया फिरोज अजीज को और अनिल चोपड़ा जी को। दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे साथ अपने इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने आंसर शेयर करने के लिए।